का स्वागत जिस तरह कर रहा है वो ऐतिहासिक है। आसमान से बारिश की बूंदें बरस रही हैं, लेकिन दीदी आपने देखा कि आपकी ससुराल के लोग डटे हुए हैं। आज इन्होंने मौसम की परवाह छोड़ दी, ये बस ये सोचा कि आज बहू आ रही है और बहू का इस्तकबाल करना है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजा करके आप पूरे सूबे को ये बताएं कि आप दीदी के साथ खड़े हैं। आदरणीय भूपेश बघेल जी, श्री अजय लल्लू जी और श्री तौकीर आलम जी और यहाँ उपस्थित सभी नेतागण, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, सभी सचिव, आप सबको मेरे ससुराल में बहुत बहुत स्वागत। और ससुराल वालों, आपसे माफी चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद आई हूँ, माफ हूँ कि नहीं? कारोबार होता था, निर्यात होता था यहाँ से, आज 2000 करोड़ घट गया है। सिर्फ पिछले 5-6 सालों में 3 लाख कारीगरों की रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। भाजपा की नीतियों ने कारोबार, आपके भविष्य को बर्बाद किया है। सबसे पहले तो नोटबंदी लागू की, इससे आपको बहुत संकट हुआ। आपको बताया गया कि देश के लिए ये काम हो रहा है कि काला धन वापस आएगा, कोई काला धन वापस नहीं आया। आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि क्या हुआ। उसी तरह से जीएसटी लागू की गई, जिससे आपकी कमर तोड़ घातकों का ड्रॉबैक खत्म किया गया। दिहाड़ी की दिहाड़ी आधी हुई, कारोबारों में मंदी हुई, बिजली महंगी हुई, डीजल महंगा हुआ, कट नगरी बनाती है। मेरे शहर में आपने 5 सालों में क्या किया? जब तक ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण नहीं होगा, तब तक इसी तरह की राजनीति में आप फंसे रहेंगे, माफियाओं के दलदल में फंसे रहेंगे। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं जब यूपी आई, जमीन की माफिया, नदी की माफिया, बालू की माफिया, पढ़ाई की माफिया, इम्तिहानों की माफिया, जहां देखो माफिया ही माफिया। मुझे तो आश्चर्य है कि सांस पे कोई माफिया नहीं है कि आप सांस ले रहे हैं और आपसे हफ्ता लिया जाए। ये हालात है आपके प्रदेश के। आप नेताओं को जिम्मेदार बनाओ, सिखाओ उनको कि ऐसा नहीं चलेगा। मंच पर आकर खोखले वचन बनाए, 5 सालों के लिए आप कुछ नहीं करें, ये नहीं चलेगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को सिर्फ और सिर्फ विकास के आधार पर लड़ना चाहती है। हमने प्रतिज्ञाएं ली हैं। क्या प्रतिज्ञा ली है? कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, हर जिले में हम उद्योगों के हब लगवाएंगे। ये प्रतिज्ञा इसलिए है क्योंकि खोखला वचन नहीं है। आपको मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किस तरह से उन्होंने वचन दिया और 2 घंटे के अंदर अंदर कर्ज माफ किए। उन्होंने आपको बताया कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस की सरकार 2500 रुपए क्विंटल धान खरीद रही है। तो ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। अगर हम कह रहे हैं, हम करके भी दिखाएंगे। देखिए, किसानों ने जो आंदोलन किया, इससे एक बहुत बड़ी बात आगे आई है कि जब आप मन बना लेते हैं, जब आप अटल रहते हैं, आप अडिग बन जाते हैं, तो सरकार को झुकना पड़ता है। 3 काले कानूनों के अलावा किसानों की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जिनको सरकार बार बार नकार रही है। आप ही को मालूम है कि गन्ना का कितना आपको भुगतान मिला। अभी भी 4000 करोड़ का भुगतान बचा है। नरेंद्र मोदी जी का एक हवाई जहाज जो उन्होंने पिछले साल खरीदा, कोरोना के समय खरीदा, 8000 करोड़ का है।
एक हवाई जहाज जिसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी जी बैठ के घूमते हैं 8,000 करोड़ का है। आपका पूरा गन्ना का भुगतान 4,000 करोड़ का है। ये एक ऐसा शहर है जहां उद्योग है। आप सब जानते हैं कि बिजली का कमर्शियल रेट कितना है और इसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। आपको कहा गया था मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, क्या बना? केवल एक ही चीज स्मार्ट है, स्मार्ट मीटर और स्मार्ट लूट। और मैं बहनों को कहना चाहती हूं कि आपको सशक्त करना चाहते हैं हम। मैं आपके साथ खड़ी हूं, मैं आपको आगे बढ़ाना चाहती हूं। मैं अपनी बहनों के घर जाती हूं, यहां पर बलात्कार होते हैं, महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं को कुचला जा रहा है और कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई आपको आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है। सब विज्ञापनों में है, सब सिर्फ विज्ञापनों में है। असली सवाल यह है कि आपकी भागीदारी राजनीति में क्या है? आपके लिए लड़ने वाली महिला कैसे आगे बढ़ेगी? तो 40% आप जब टिकट लेंगे कांग्रेस से, ठीक है, हो सकता है पहली बार थोड़ी आप में से कुछ हो जो जीते, हो सकता है कि कुछ ना जीते, कोई बात नहीं, सशक्त बनेंगी, अगली बार जीतेंगी, अगली बार फिर से मौका मिलेगा और ज्यादा मौका मिलेगा। यहां नौजवान लड़कियां हैं, आप सहना नहीं चाहती, सच बताओ, सहना चाहती हो कि लड़ना चाहती हो? अपने हकों के लिए लड़ना चाहती हो या अत्याचार सहना चाहती हो? लड़ना चाहती हो ना? ये स्कूटी किसके लिए है? स्मार्टफोन किसके लिए है? आपको मिलेगा। आप महिलाओं को सशक्त बनाओ। ये जितनी भी राजनीति है, ये जितनी भी जातिवाद पर आधारित ये सांप्रदायिक राजनीति सब खत्म हो जाएगी। आप खड़ी हो जाएंगी तो आपकी शक्ति को कोई पहचान नहीं रहा है। 50% आबादी है, 50% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। सशक्त बनो, अपने हक के लिए खुद लड़ो, कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, तुम खुद लड़ोगी और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। जोर से बोलो, लड़की हूं, लड़की हूं, शाबाश, लड़की हूं, शाबाश। देखिए, किसानों के लिए हमने तय किया है कि हम कर्जा माफ करेंगे और सबके लिए तय किया है कि बिजली बिल हाफ होगी। कोरोना काल का बकाया खास तौर से जो छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारियों ने दिया, वो साफ किया जाएगा। कोरोना में आपने बहुत संकट झेला, सरकार आपके प्रति आक्रामक बन गई, आपने ऑक्सीजन मांगा तो सरकार आपके पीछे पड़ गई, आपकी मदद नहीं हुई। आपको ये दौर अच्छी तरह से याद होगा। उद्योग, एक्सपोर्ट, ठेले कुमचे वाले, सबका व्यापार कम हुआ, काफी लोगों का व्यापार बंद भी हुआ। उन्हें हम फिर से मदद करना चाहते हैं कि दोबारा अपने पैरों पे खड़े हों। इसीलिए सबसे गरीब परिवार, जिन्होंने सबसे ज्यादा संकट, जिनको सबसे ज्यादा संकट पहुंचा कोरोना से, उनको हम 25,000 रुपए देना चाहते हैं। देखिए, अगर हमारी सरकार आएगी, अगर हमारी सरकार आएगी तो चाहे कोई भी बीमारी हो, 10 लाख रुपए का इलाज सरकार मुफ्त में कराएगी। वृद्धा और विधवा पेंशन 1,000 रुपए देंगे और जितनी भी नई सरकारी नौकरियां हैं उसमें पहले से जो आरक्षण है उनके तहत ही 40% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। सुनिए, लोकतंत्र में जनता जिंदाबाद है। मैंने आपसे पहले भी कहा, मेरी आप सबसे शिकायत है, अपने नेताओं से आप हिसाब नहीं मांगते। चुनाव आता है तो सफाई कर्मचारियों के साथ नरेंद्र मोदी जी अपनी फोटो खिंचवा लेते हैं।
आगरा में अरुण वाल्मीकि के पूरे परिवार को 3-4 दिनों के लिए जेल में रख के, पुलिस स्टेशन में रख के बुरी तरह पीटा जाता है तो कुछ नहीं कहते, आप हिसाब नहीं मांगते। हाथरस में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है, पुलिस प्रशासन द्वारा उसकी चिता जलाई जाती है, उसके माँ बाप को आने भी नहीं दिया जाता। प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, मुख्यमंत्री जी चुप रहते हैं, आप हिसाब क्यों नहीं मांगते? किसानों का रोज रोज अपमान किया, तरह तरह की चीजें कही, देशद्रोही, आंदोलन जीवी, भगवान जाने क्या क्या कहा। चुनाव आ रहा है ना, चुनाव आ रहा है ना, अब क्या कह रहे हैं? मुझे माफ करिए। क्यों माफ कर रहे हैं आप? क्यों माफ कर रहे हैं? हिसाब मांगिए। कोरोना काल में लापरवाही हुई, किसने भुगता? किसके परिवार उजड़े? आपने हिसाब मांगा? हिसाब मांगो। आपको अगर डिलीवरी चाहिए, आगे बढ़ना चाहते हैं आप, राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से अपना रिश्ता बदलो, उनकी असलियत पहचानो, उन्हें अपने प्रति जवाबदेह बनाओ, उनसे हिसाब मांगो। मैंने सुना है कई लोग कहते हैं कि भाजपा तो फूट फैलाकर फिर से जीतेगी। क्यों? क्योंकि असलियत ये है कि जिनको आज मुख्य विपक्ष माना जा रहा है, वे विकास का एजेंडा सेट नहीं कर रहे, वे भी इसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं। सपा और बसपा ने भी जाति और धर्म की ही राजनीति को आगे बढ़ाया है। सपा सरकार में जातिवाद और गुंडाई, और बसपा में आपने लूट देखा है। तो स्वाभाविक है विकास की बात नहीं होगी, आपके मुद्दे उठाए नहीं जाएंगे। आपने समाजवादी का नारा देखा है? नया नारा सुना है? आ रहे हैं अखिलेश। मैं पूछना चाहती हूं, सीए और एनआरसी के कानून बने, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं बिजनौर गई, बिजनौर में एक 19 साल का लड़का अनस दूध बेचता था, उसकी निर्मम हत्या की गई। दूसरे घर में गई, एक लड़का सुलेमान मस्जिद के बाहर खड़ा था, पुलिस ने गोली मारी, उसकी हत्या कर ली, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अखिलेश जी आए? उम्भा में नरसंहार हुआ, 13 आदिवासियों की मौत हुई, उनको पीटा गया लाठियों से, उनको गोली मारी गई। क्या अखिलेश जी आए? उन्नाव और हाथरस में क्या हुआ? मेरी बहनें बैठी हुई हैं। उन्नाव और हाथरस में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उनको जलाया गया। क्या अखिलेश जी आए? किसानों के आंदोलन में लखीमपुर खीरी में नरसंहार हुआ, जैसे मैंने कहा, आप सब ने देखा वो वीडियो। जीप के नीचे किसानों को कुचला गया। क्या अखिलेश जी आए? तो अब चुनाव के समय क्यों आ रहे हैं? चुनाव के समय उनकी पार्टी और वो अचानक जीवित क्यों हो रहे हैं? पिछले 5 सालों से कहा थे, जब कांग्रेस सड़कों पर लड़ रही थी, जब कांग्रेस के 18,500 से ज्यादा कार्यकर्ता जेल में बैठे थे, जब हमारे अध्यक्ष 28 दिन के लिए कोरोना के समय जेल में थे, तब समाजवादी के नेता कहां थे? तब समाजवादी के कार्यकर्ता कहां थे? तब अखिलेश जी कहां थे? उस समय अखिलेश जी क्यों नहीं आए? मैं पूछना चाहती हूं,
जब दलितों पर अत्याचार हुआ, हाथरस में हुआ, आगरा में हुआ, अभी हाल में फाफामऊ इलाहाबाद में मैं गई थी, दलित परिवार पर अत्याचार हुआ, उनको चारों को, माँ, बाप, बेटा, 10 साल का बेटा जिसको ठीक से सुनाई भी नहीं देता था, और 15 साल की लड़की का बलात्कार करके उन सब की हत्या की गई। मैं पूछना चाहती हूं, बसपा के नेता कहां थे? उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? जब वे बयान देते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा जैसा ही बयान दे रहे हैं? क्योंकि सब अंत में ये सोचते हैं कि आपकी समस्याएं, आपके दुख, आपका दर्द, आपकी पीड़ा, आपका संघर्ष से उनकी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। सब सोचते हैं कि वे सांप्रदायिकता के आधार पर, जाति के आधार पर आपसे वोट मांगने आएंगे। आप देखेंगे कि आपके प्रतिनिधि हैं, आप सोचेंगे आपकी जाति के या आपके धर्म के, आपसे वोट मिल जाएगा और उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये सोच आपको जबरदस्ती बदलवानी है। आपका संघर्ष है जिसने इस देश को बनाया है। किसानों की शहादत ने इस देश को बनाया है। हमें आजादी किसानों ने दिलवाई, आपके पूर्वजों ने दिलवाई। जितने भी बड़े नेता आजादी के समय आंदोलन में थे, सब आप ही में से आए। ये लोकतंत्र है, इसमें आपसे मजबूत कोई नहीं है। और मैं आपसे बताना चाहती हूं कि कोई ऐसा जंग नहीं है जो बगैर लड़े जीता जाता है। तो ये सब जो कह रहे हैं कि जीतने वाले हैं, जब लड़ ही नहीं रहे हैं तो जीतेंगे कैसे? ये सब सिर्फ सोच रहे हैं कि अपना टाइम आएगा, हम राज करेंगे, हम लूटेंगे, 5 साल बाद आकर हम फिजूल के मुद्दे उठाएंगे और हम फिर से राज करेंगे। इस सोच को बदलिए। टाइम आपका है, समझदार आप हो, विवेक आप में है। इस देश को बदलना है, अपने प्रदेश को इस खाई में से निकालना है, तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा और आपको बहुत समझदारी से अपना वोट देना पड़ेगा। तो आज मैं यहां इसलिए आई हूं कि मैं आपसे कहना चाहती हूं, मैं आपको मौका देना चाहती हूं राजनीति को बदलने का। मैं अपनी बहनों को मौका देना चाहती हूं और आप सबको कि राजनीति को विकास पर आधारित बनाओ, अपने नेताओं को जिम्मेदार बनाओ। ये देश आपका है, किसी की जागीर नहीं है। कोई कितना भी बड़ा नेता हो, उसकी जागीर नहीं है। ये देश आपका है। अपने घर को संभालो, अपने परिवार को संभालो, अपने देश को संभालो, उसको सुरक्षित रखो, उसको मजबूत करने के लिए सही निर्णय लो। सही निर्णय यही है कि विकास होना चाहिए, चुनाव के समय विकास की बात होनी चाहिए। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बारिश हो रही है और कष्ट नहीं दूंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरा इंतजार किया, और अगली बार अपने पति को भी यहाँ लेकर आऊंगी, अपने ससुराल, आप सबसे मिलवाऊंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रियंका जी, भूपेश बघेल जी, मंच पे बैठे सभी सम्मानित हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन और महान मुरादाबाद की जनता। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ साथी कि आज आपकी बेटी, आपकी बहू आपके बीच में आशीर्वाद मांगने आई है। आशीर्वाद इसलिए कि एक लड़ाई किसानों की, नौजवानों की, गरीबों की, बेटियों की, किसानों की लड़ाई प्रियंका जी लड़ रही हैं। और ये लड़ाई अगर घर से उनको आशीर्वाद मिलेगा तो ये लड़ाई और मजबूती से लड़ेंगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जब किसानों के लिए संघर्ष हुआ तो जेल कौन गया?
अगर कोई जेल गया लखीमपुर की घटना में तो वो राजीव गांधी की बेटी और इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका गांधी जेल गई और मजबूर होकर प्रदेश और देश की सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, हाथ उठाकर आज इस बेटी को आशीर्वाद दे दीजिए और बता दीजिए कि इस संघर्ष में, इस लड़ाई में, आपके अधिकार की लड़ाई में आप इनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।